नमस्कार। आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। क्या ज़बरदस्त चुनाव रहा बंगाल का और खूब भारतीय जनता पार्टी की तैयारी काम भी आई है, लेकिन ये हार कतई हजम नहीं कर पा रही ममता बनर्जी। वो लगातार कल से ही बहुत परेशान भी हैं, काफ़ी गंभीर आरोप लगा रही हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मेरी 100 सीटों को लूट लिया गया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गलत इस्तेमाल के आरोप भी लगाने शुरू कर दिए हैं। बहुत तकलीफ होती है, इतने लंबे समय से सत्ता चली आ रही थी और अचानक से वो सत्ता हाथ से चली गई है। ममता बनर्जी का हाल यही है। ऐसी करारी हार मिली है जिसे ममता बनर्जी जाहिर तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐलान किया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। उनकी हार के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। अब ममता इस्तीफा देंगी तो ठीक है, वरना राज्यपाल बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में सवाल आएगा पहला कि क्या होगा। तो इस सबके बीच में ममता बनर्जी की हार से देश भर में विपक्षी पार्टियां भी बौखलाई हुई हैं। ममता की हार के लिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि बंगाल की हार सिर्फ ममता की नहीं बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए भी खतरे की घंटी है। कई सवाल खड़े होते हैं, भाई केरल के लिए आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको तमिलनाडु के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, पश्चिम बंगाल में क्योंकि करारी हार हुई है ममता बनर्जी की, तो इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करना है। ये सारे मुद्दे होंगे, इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में बीजेपी सरकार, ममता का बड़ा प्रहार। पंद्रह साल बाद सत्ता बदली, एकजुट हुई विपक्षी मंडली। ममता का इलेक्शन कमीशन से घमासान, इस्तीफा नहीं देने का ऐलान। Do you think it is winning? It's a immoral victory. नतीजों पर हाहाकार, हार नहीं स्वीकार। 15 साल तक बंगाल की सत्ता पर काबिज रही ममता बनर्जी करारी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाल रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा नहीं देने का ऐलान कर रही हैं। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। बंगाल में ममता बनर्जी की लगातार चौथी पारी होती। इससे पहले बीजेपी ने टीएमसी की सियासी जमीन खिसका दी। ममता बनर्जी को ऐसी हार मिली जिसे वो मानने को ही तैयार नहीं है और खुलेआम कह रही हैं 100 सीटों की लूट हुई है। ममता बनर्जी प्रचंड हार पर भले ही इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर निशाना साध रही हैं, इस्तीफा नहीं देने की बात कह रही हैं, लेकिन जनादेश कह रहा है कि अब की बार ममता नहीं, बंगाल में बीजेपी की सरकार है। बंगाल में टीएमसी की हार सिर्फ ममता बनर्जी की हार नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी खतरे की घंटी है। इसीलिए ममता की हार पर विपक्ष के नेताओं ने तड़ातड़ इलेक्शन कमीशन से लेकर ईवीएम तक पर निशाना साध दिया। इससे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर क्या कहा वो भी देखिए। असम और बंगाल ये साफ उदाहरण है कि कैसे बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के सहयोग से चुनाव चुराया है। हम ममता जी से सहमत हैं, बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सब जानते हैं क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई है।
7 सांसदों से झटका खाने के बाद केजरीवाल भी तेवर में हैं, तो महाराष्ट्र में भी शिवसेना यूबीटी ममता की हार को पचा नहीं पा रही। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी भी आंधी हो गई है। ये लोग सारे चुनाव असम जीत गए, बंगाल जीत गए, बिहार जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, जहां देखो ये जीतते जा रहे हैं। अगली साल फरवरी के अंदर जब पंजाब के चुनाव होंगे, इस बार अश्वमेध का घोड़ा नहीं रुकेगा। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी, देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे, मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लेना। राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर दिया। बंगाल में ममता बनर्जी की हार के कई कारण हैं। ममता बनर्जी उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो सीधे सीधे पीएम मोदी से टकराने का मादा रखती हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की हार पर स्वाभाविक है कि विपक्ष में हाहाकार मचेगा ही, और चाहकर भी ममता बनर्जी ये हार स्वीकार नहीं कर पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। देखिए, असम और बंगाल जो है उसमें इलेक्शन कमीशन ने खेल किया, बाकी सबसे कोई दिक्कत नहीं, बाकी खुशी भी मना लेंगे। मिठाइयाँ वहाँ भी बटी हैं, वहाँ पर भी केरल की जीत का जश्न मनाया गया है। तमिलनाडु में ये भी खबरें आई कि सुपरस्टार विजय के जो पिता हैं उन्होंने कांग्रेस को पहले प्रेफर किया है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। खैर, ये इसको आपको राजनीति को भी समझना होगा। विपक्ष की राजनीति अपने पैर तो मजबूत रखने ही है ना, उनके पास ये सबसे बड़ा हथियार है। एक तो लोकतंत्र वाला मुद्दा उठाया था कांग्रेस ने, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान, उसको छोड़ने वाले नहीं। दूसरा, अब ये जो मुद्दा है इसको और तेजी से उठाया जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव तो है ना, यूपी में होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, तो अपनी ज़मीन को मजबूत रखना है और ये नैरेटिव और ज़्यादा तीव्रता के साथ में जनता के बीच में रखना है। आइए बात करते हैं। माधवी अग्रवाल जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर एस.के. दत्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुब्रो कमल दत्ता जी जो कि कंजर्वेटिव एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दत्ता। प्रभात कुमार जी, कांग्रेस प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और एडवोकेट नफीरुल इस्लाम साहब जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस्लाम साहब। तो शुरुआत तो मैं आपसे ही करना चाहूँगा दत्ता साहब कि ये जो चल रहा है इसमें मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू, और जहाँ पर जीत गए हैं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है वहाँ पर दिक्कत है। और जैसा मैंने कहा कि ये निश्चित तौर पर विपक्ष के पास एक बड़ा हथियार है और ये काम भी करता है। आपने देखा था कि संविधान को लेकर जिस तरह राहुल गांधी निकले थे तो लोकसभा चुनाव में उसका बड़ा असर पड़ा था। बीजेपी सतर्कता भी इसको लेकर बरतती है। बहरहाल, क्या ये लॉन्ग टर्म का नैरेटिव है या ममता बनर्जी ने अभी से विपक्ष वाला काम शुरू कर दिया है या कुछ और? पहले तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत के लिए बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और उम्मीद है कि 5 साल बहुत सफल एडमिनिस्ट्रेशन देंगे और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। तृणमूल कांग्रेस को भी मेरे तरफ से शुभकामनाएं और बधाई कि इतने बुरी तरह से हारे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि शायद आगे जाके एक मजबूत विपक्ष का भूमिका निभा सकते हैं। आपने एक मूल प्रश्न आपने मुझे पूछा है कि आखिर जी हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपने एक मूल प्रश्न पूछा है कि क्या है इसके पीछे राजनीति, और क्या ममता दीदी क्या विपक्ष का जो राजनीति है उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं कि जिस तरह की जुझारू नेत्री रही है ममता दीदी, और इस पे कोई शक नहीं है कि शी हैज बीन अ वेरी बिग फाइटर एट द ग्राउंड लेवल, तो अगर कि विपक्ष के जो युवराज और कांग्रेस के जो युवराज उनके लिए खतरे का घंटी है, और ममता दीदी अगर ठान लेती है कि वो उनको लीडरन बनना है इंडी गठबंधन का, तो मुझे लगता है कि राहुल जी की कुर्सी खतरे में है, और शायद आज नहीं तो कल राहुल जी को खाली करना पड़ेगा कुर्सी। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि ये मैंडेट किस तरह की है। मैं समझता हूँ कि इस मैंडेट के पीछे अगर 4-5 अगर प्रमुख रूप से अगर मैं देख लूं, तो एक पॉइंटर के हिसाब से ही मैं बता देता हूं
महिलाओं के ऊपर जिस तरह का उत्पीड़न हुआ है, संदेश खाली, आरजीकर, दुर्गापुर, फिर आपका मालदा वगैरह, शीतलकुची, तमाम लंबा लिस्ट है, पार्क स्ट्रीट वगैरह, कौशबा लॉ कॉलेज वगैरह, वो एक बहुत बड़ा कारण है। उसके साथ साथ ये जो रोहिंग्या का जो एक्सोडस हुआ है बांग्लादेश से और इलीगल इमिग्रेंट्स का, और ममता दीदी ने जो एक पॉलिटिक्स चलाई थी दुधेल गाय वाला कि दुधेल गाय এরা আমার, আমি এদের लात পেতে राजी आছি, मतलब कि ये मेरे दुधेल गाय है, इनके लात खाने के लिए मैं तैयार हूँ। और 2019 या फिर 2020 में किसी एक रैली पे इन्होंने, जब रोहिंग्या का मुद्दा पूरे देश भर में आया था, तो उस समय उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या जावे हमारे लाशेर ऊपर दिए, यानी कि रोहिंग्या जाएंगे मेरे लाश के ऊपर से। उसके साथ साथ माँ दुर्गा की मूर्तियां जिस तरह से खंडित हुई है, माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की, कार्तिक जी की, हुगली में, हावड़ा में और बाकी जगहों पे, और उस पे जिस तरह से क्रिमिनल एलिमेंट्स जिन लोगों ने किया था उनके ऊपर किसी भी तरह का अंकुश नहीं लगाया गया, और जहां जहां पकड़ में आए तो ऐसे धाराएं लगाए जिससे अगला दिन ही बेल मिल गया। फिर माँ दुर्गा की झांकियों को रोकना और उस पर कलकत्ता हाईकोर्ट का हस्तक्षेप करना, क्योंकि मोहर्रम के साथ क्लैश कर रहा था, वो अपने आप में बहुत ज्यादा चुभा था। ये जी। सारी बातें सनातन मैं डॉक्टर दत्ता इस पर और आपसे बात करूंगा, क्योंकि आपने एक अच्छी एनालिसिस रखी, थोड़ा डिटेल में हार के कारणों को समझेंगे, लेकिन शुरुआती कमेंट्स जरा सबके ले लेते हैं जो हमारा आज का मुद्दा है। इस्लाम साहब, एक बात तो बहुत साफ है कि हार जो है वो पचाना तृणमूल कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ही मेरे पैनल पर थे, माधवी जी भी थी, और आपने मुझसे ये कहा था कि ऐसा होगा ही नहीं कि हम हार जाएं। और हम बात कर रहे थे उस समय पहरेदारी की, आपने बात कही थी कि आप तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता पहरेदारी कर रहा है, देखिए नतीजा हमारे पक्ष में आएगा। आपको अपनी पहरेदारी पर भरोसा नहीं, आपको संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं, आपको चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं। ऐसे कैसे काम चलेगा कि हम हार गए हैं तो अंपायर जो है वो बेईमान है ऐसा बोलकर हम चले जाएं? सब लोग देख रहे हैं, लड़ा गया। आप लोगों ने टीवी डिबेट के दौरान अपनी भूमिका को निभाया और आपने पुरजोर तरीके से कहा कि हम निश्चित तौर पर चुनाव जीत कर आएंगे। जब हार गए तो हार को स्वीकार करिए और बेहतर करिए। क्या कमियां रह गई, क्या गलतियां, उनको दूर करिए। प्रवीण जी बहुत अच्छी। प्रवीण जी आवाज आ रही है? जी जी, बहुत साफ आवाज आ रही है, बोलिए। जी, सबसे पहले सभी पैनलिस्ट का गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम। प्रवीण जी बहुत शुक्रिया, आपने फिर से मुझे मौका दिया और मेरे ही बातों को दोहराने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात तीखी लगे लेकिन कुछ करने का नहीं है, मैं बोलूंगा। जिस तरह से इलेक्शन हुआ है मगरबी बंगाल, पश्चिम बंगाल में, अगर उसी तरीके से भाजपा तमिलनाडु और केरला में भी इलेक्शन लड़ने को जाती तो रुझान इसी तरह के नजर आते। सिर्फ आसाम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन, मैं बार बार कह रहा हूं, पहले भी कहा, इलेक्शन कमीशन की अगुवाई में जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन किया है, ये इलेक्शन जो है हकीकत मानों में संवैधानिक तौर पे गैर कानूनी है। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं भी इस हार को तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक के कल गणना के दिन दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक 72 सीटों पे जब अपडेशन कार्य ईसीआई के पोर्टल में रोक दिया गया और उसके बाद अचानक से बढ़त दिखाने का जो फॉर्मूला तैयार हुआ, इसका जवाब ईसीआई ने कभी दिया नहीं और देगा भी नहीं। तीसरी बात, अगर कोई मुजरिम किसी जुर्म में पकड़ा जाता है तो उसे न्यायालय में लेके जाया जाता है और न्यायालय में उसे तब तक सजा नहीं मिलती है जब तक कि उसके ऊपर वो जुर्म साबित ना हो। तो आप एक बात बताइए कि जब 27.5 लाख वोटर विचाराधीन थे, उन पे विचार नहीं हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, सर्वश्रेष्ठ अदालत है, मैं जुडिशरी से बिलोंग करता हूं, अधिवक्ता हूं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इन 27.5 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार छीन लिया। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देगी। तो जिस तरीके से अभी दत्ता साहब मुबारक, मेरा ये कहना है इस्लाम साहब की, देखिए सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है, सेंटर की एजेंसियों को जवाब देना है, केंद्र सरकार को। आप लोग चुनाव लड़ी क्यों रहे हैं? आप तो ये, आपने तो एक तरीके से ऐसे घोषित कर रखा है कि कहीं चुनाव हो ही नहीं रहा है, फिर भी आप लड़े जमकर। अभी जब नतीजा आ गया है तो आपका स्टैंड बदल गया, तब आप सारी संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बंगाल में टीएमसी की लड़ाई भाजपा से नहीं थी, आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से।
आप एक बात बताइए, छोटा सा मुल्क है ईरान और इसराइल ने 80,000 सैनिक उतारे उसे खत्म करने के लिए। खैर उस मुद्दे पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन बंगाल एक राज्य है भारत का, यहां पर चुनाव जीतने के लिए 2.5 लाख अरे पैरामिलिट्री किसी पार्टी के कर दिया गया। किसी पार्टी के 300 कार्यकर्ता मार दिए गए हों, वहां पर गुंडागर्दी होती हो, तो रो रहे इलेक्शन हो, के डर बाद का माहौल हो, तो तो क्यों नहीं उतारना पड़ेगा? प्रवीण भाई साहब, 24 घंटे होने जा रहे हैं लगभग, पोस्ट पोल वायलेंस क्यों नहीं दिखा रहे आप, जो अभी बीजेपी के कार्यकर्ता गली गली में कर रहे हैं? हुगली में जो लोग मरे उसके बारे में दिखाया आपने? आज का बता रहा पोस्ट पोल वायलेंस। अभी तो यहाँ चुनाव आयोग मौजूद है ना, उसने अभी भी आप एक 70,000 काम करिए, मैं तो आपसे सहयोग मांगता हूं, जैसे जो खबरें हमारे पास आती हैं वो सारी चलती हैं, आप मुझे खबरें भेजते जाइए, उसकी पुष्टि होते ही मैं उसको अवश्य चलाऊंगा। मैं आपको भेज नहीं, ये सोशल मीडिया वाले वीडियो मत दिखाइए, कब के, कहा के, किसके वीडियो। सोशल मीडिया नहीं दिखाऊंगा, मैं इतना भी अनपढ़ नहीं हूं जी। मैं ब्रॉडकास्ट मीडिया से दिखाऊंगा, जो ब्रॉडकास्ट मीडिया खबरें दिखा रही है। हुगली जिला में कई लोगों की मृत्यु हुई है। आज कलकत्ता शहर में बहुत बड़ा इलाका है न्यू मार्केट, आप जाकर देखें, पूरे न्यू मार्केट में छोटे छोटे दुकानदारों को मारकर भगा दिया गया। अब ममता दीदी कल रात से ऐसे गुस्से में घूम रही हैं, इतना उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी इतनी बातें बोल दी हैं, तो इसको तो रोकना चाहिए। अभी मैं यही तो कह रहा हूं, एक हार हुई है, ठीक है, चुनावी जीत हार चलती रहती है, उसके बाद में शांति बनाए रखने की अपील उन्हें भी करनी चाहिए। आपने उनका प्रेस रिलीज सुना है ना कि नहीं सुना है? उन्होंने क्या अपील किया राज्य में लोगों से? और ममता बनर्जी बीजेपी के कार्यकर्ता से कहेंगे आप शांति बनाइए, और ममता बनर्जी के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता सब सुन लेंगे। ये कौन सी बात हो गई? मैं इस पर देखिए इसलिए टिप्पणी नहीं कर सकता हूं क्योंकि जब तक स्थानीय तौर पर कोई ऐसी पुष्टि नहीं होती है, तृणमूल कांग्रेस ने कई आरोप लगाए, आपने सुप्रीम कोर्ट से शुरू करके, इलेक्शन कमीशन से शुरू करके, अभी वहां पर बहुत बुरे हालात हो गए तक अपनी बात को रखा है। एक मिनट, शुभेंदु अधिकारी कुछ कह रहे हैं, मैं जरा सुनवा देता हूं, फिर आपके पास आता हूं। प्रभात जी यहीं से शुरू करें। কোথাও অশান্তি করতে না বলবো, সবাই এখন উন্নয়ন করতে হবে, প্রগতি করতে হবে, কাজ করতে হবে, নারীদের সুরক্ষা দিতে হবে, এখন অন্য কিছু না। আমি এসব বলবো না, আমাদের পার্টি প্রবক্তা আছে তিনি বলবেন। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पार्टी स्पोक्सपर्सन से पूछ लीजिए, मेरे पास तो इसमें कोई जानकारी नहीं है। नहीं, मेरा पास जानकारी नहीं है भैया, सब में बात करना ठीक नहीं है। मैं जैन मंदिर में माथा टेकने के लिए आया, आशीर्वाद ले लिया। की बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी ने, ये सारी बातें कही। निश्चित तौर पर अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी उनके लिए कोई भी टिप्पणी करना, बहुत से सवाल पूछे जा रहे थे। प्रभात जी आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जी, आपने कहा कि संविधान का मुद्दा लेकर के आई विपक्ष। नहीं प्रवीण भाई, मैं यही कह रहा था कि बड़ी शॉर्ट मेमोरी में बात कर रहे हैं आप। वो भाजपा ने कर दिया है, ठीक है, संविधान बदल देंगे, ये शब्द लल्लू सिंह जी के थे, जो भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या से उम्मीदवार थे। ये शब्द विपक्ष का नहीं था, तो इस बात को शायद रखना चाहिए था कायदे से आपको। और एक व्यक्ति नहीं, कई लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों का स्टेटमेंट है और ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे थे कि 400 पार संविधान बदल देंगे। तब हमें बताना पड़ा कि नहीं, ये इनकी मंशा ये है, और ये बार बार करते रहे हैं। चाह तो इनकी बहुत सारी चीजों की रही है, नहीं हो पाई। अब आते हैं, आपने अभी शुभेंदु अधिकारी जी को सुनवाया, मैं कल इनको सुन रहा था। इन्होंने ओपनली कहा कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, इसलिए मुसलमानों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें हिंदुओं ने वोट दिया, हम हिंदुओं का काम करेंगे। आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी के जगह अभी डिसाइड नहीं हुआ है मुख्यमंत्री कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन नेता विपक्ष के तौर पर शुभेंदु अधिकारी अभी भी हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब संविधान की धाराओं का इस तरह उल्लंघन करे, और इसको उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है, उल्लंघन तो मैं उसको भी नहीं कहूंगा जो रमेश बिधूरी बोल रहे थे, तो फिर ये मुद्दा बनता है कि क्या इस देश के अंदर संविधान, और संविधान जो हमारे चलाने वाले लोग हैं वो सोए हैं जागे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने कहा चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देते हैं, बड़ी अच्छी बात आपने कही है, मैं मानता हूं आपकी बात। एक नाम बताता हूं प्रवीण भाई,
हुमायूं कबीर, उसका वीडियो आया, स्टिंग आया। क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग को जांच करवानी चाहिए थी कायदे से उस चीज की? आपको नहीं लगता कि इस ढंग का आरोप 1000 करोड़ रुपए भाजपा से लेने की बात कर रहा है वो चुनाव के लिए, और वहां पर चुनाव आयोग भी सोया है, ईडी भी सोई है, इनकम टैक्स भी सोया है, सीबीआई तो मुझे पता नहीं कहां कहां घूम रही है। लेकिन ये ऐसा ज्वलंत मुद्दा था इस देश की राजनीति के लिए, और हमारे नेता ने पहले कहा था कि ये तुष्टीकरण का खेल चल रहा है बंगाल के चुनाव में, और वो खेल चला। अभी शुभेंदु अधिकारी के बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारे नेता ने कहा वही बात थी। एक दूसरी बात, आप मुझे बताइए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, एक अभी दत्ता जी बैठे हैं यहां, ये बंगाल पर तो चिल्ला रहे थे और मणिपुर के बारे में इनके मुंह में दही जम जाती है। 2,40,000 सेंट्रल फोर्स बंगाल में बैठी है। अरे भाई साहब, मणिपुर अभी भी जल रहा है, भेज दो ना कुछ फोर्स। लेकिन वहां बोल नहीं पाएंगे, ये उसके पीछे बहुत कारण है, वो मुझे पता है ये क्यों नहीं बोल पाएंगे, इनको भी पता है ये क्यों नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम बोलेंगे। आप प्रभात जी बहुत देर से ट्राई करते रहे कि कोई बीच में आपके बोले, कोई आपको काटे, लेकिन आपका प्रयास, अब रुकिए तो सही, रुकिए तो सही, आपको परेशानी हो रुकिए तो सही, अब रुकिए तो सही, अरे आप बोले, कोई बोला क्या? रुकिए तो सही, ये एक तरीका होता है बात। अरे प्रभात जी, बातचीत का एक तरीका होता है। आपने बहुत सारी बातें बोली, आपको किसी ने नहीं टोक। अरे सुनिए, मेरा अवसर है, मेरा अवसर है बोलने का, मेरा अवसर है, मुझे बोलने तो दीजिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। प्रभात जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं आप। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक कानून व्यवस्था का मुद्दा कांग्रेस ने जमकर उठाया पश्चिम बंगाल में, हालांकि वो बाद में आगे पीछे भी होती रही कांग्रेस, हालांकि उठाना चाहिए था कि तृणमूल कांग्रेस ने हिंसात्मक राजनीति को बढ़ावा, इस बात से कभी इनकार नहीं किया किसी कांग्रेस प्रवक्ता ने मेरे पैनल पर। बहुत बुरे हालात हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए चुनाव के दौरान, इसका समर्थन हर कांग्रेसी ने किया। आप भी उठाइए पुराने बयान, जब वहां पर सुरक्षा बलों को उतार दिया गया और अब जब चुनाव के नतीजे आ गए, तब आपको सुरक्षा बलों को देखने का नजरिया आपका बदल गया एकदम से। फिर प्रवीण भाई, आप गलत जगह पर कोट कर रहे हैं। शायद आपका नजरिया मणिपुर को देखने का कुछ और है। मैंने क्या फिर वही बात, मणिपुर पे किसी दिन बैठ लेंगे ना, कोई ऐसी कमी थोड़ी है। जब बंगाल पे बात हो रही तो बंगाल पे बात तो कर ले, मैं कांग्रेस का स्टैंड बता रहा हूं। सुनिए ना प्रवीण भाई, आपने प्रश्न पूछा है, सुन तो लीजिए। मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था, आपको भी सुना, 3 प्रवक्ताओं को सुना, और जिनके बयान आपने सुना है सबको सुना। मैं ये कह रहा था कि 2,40,000 से ज्यादा सेंट्रल फोर्स बंगाल में है इस टाइम पे। अब चूंकि बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है, और मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि मणिपुर के अंदर मेरे से ज्यादा प्रबुद्ध आप हैं। आपको भी पता है मणिपुर जल रहा है आज भी। क्या आपको नहीं लगता कि मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है? मणिपुर के लोग भी इसी देश के नागरिक हैं। क्या वहां पर नहीं जाना चाहिए था सेंट्रल फोर्सेज को? मैंने हुमायूं कबीर पर भी सवाल पूछा। आपको पूछना चाहिए था प्रवीण भाई कायदे से कि क्या हुमायूं कबीर को ये जो स्वतंत्रता दी गई तुष्टीकरण करने की। ठीक है प्रभात जी, ये वो सारी बातें हैं जो आप इसी चर्चा में बोल चुके हैं पहले। मैं सोच रहा था मैंने एक नया बिंदु रखा कि ये सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, कांग्रेस की भी मांग थी। खत्म कर रहा हूं, मुझे कांग्रेस की, ये तो सब बोल चुके आप। हुमायूं कबीर आपने 2-3 बार बोल दिया, मणिपुर 2-3 बार बोल दिया। माधवी जी जवाब दे देंगे उस पर, अगला बोलिए ना, नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। 5 सेकंड दे दीजिए, 5 सेकंड। दूसरी, आपने कहा कि केरल और तमिलनाडु में सब अच्छा है। साहब क्या करें, ये मजबूरी है भाजपा की, कंधा ही नहीं मिल रहा ना वहां। ये तो कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं ना, इनको कंधा नहीं मिल पा रहा तेरे केरल और तमिलनाडु के अंदर, नहीं तो ये प्रहार करने में चूकते थोड़े हैं। और इलेक्शन कमीशन आज के डेट में प्रवीण भाई, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चलाया जाता है। ठीक है, 5 सेकंड से ज्यादा हो गए आपके माधवी जी, कई सारे। अब सुनिएगा आप, सुनिए माधवी जी ने 2-3 बार हाथ ऊंचा किया, बीच में नहीं बोली, अब उनकी बात को सुनिए। बोलिए माधवी जी। देखिए ऐसा है प्रवीण जी, मैं सुन रही थी, ये बैठकर चैनल पे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि शुभेंदु अधिकारी जी से पूछा गया कि मुस्लिमों को मारा जा रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ हिंदू वोट मिले हैं, सिर्फ हिंदुओं के लिए काम होगा, मुस्लिमों को मैं नहीं जानता। क्या बकवास करते हैं आप?
आप यहाँ नेशनल चैनल पे आके झूठ बोल रहे हैं सामने संविधान मैं दिखाऊं क्या? संविधान अरे करते हैं एक आप लोग। मिनट सुनिए सुनिए क्या सुनिए। संविधान बचाया आप लोगों मैं ने? वीडियो दिखाऊं परवीन भाई? आप एक मिनट, आप तो नहीं दिखाएंगे, आप मैं बीच दिखा में दूंगा। बोलिए, और आपकी यही आदत है, आप बीच अरे में मैं झूठ, आप झूठ बोलती है। अरे सुन लीजिए ना, सुनिए। आप सीधे आरोप लगाती है, झूठ बोल रहे हैं। जो है इंटरप्ट भी करते हैं और बिल्कुल डिस्टर्ब करते हैं लोगों को। आपको चिल्लाने की आदत है और बरगलाने की आदत है लोगों को। नहीं, आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि मैं अरे झूठ बोल रहा हूं? प्रभात जी, प्रभात जी, प्रभात जी, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए सुनिए। बात करते तो सुनने का भी एक आनंद है, सुनिए सुनिए, बोलने दीजिए उनको। आपने भी कई ऐसी बातें बोली जिसमें बीच में बोल सकती थी। जो एलिगेशंस लगा रहे हैं मैं जवाब दे रही हूँ, मैं एंकर तो को फिर इसके बाद जवाब ले लीजिएगा। मैं हाँ बिल्कुल लेंगे, आप सुनिए तो सही पहले। बात ऐसी है, बात ऐसी है। पहली बात तो इन्होंने शुरुआती झूठ से की, ऐसा कोई नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जब उनसे पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें हिंदुओं का वोट मिला है। उन्होंने ये नहीं बोला, और ये सच भी है, ये सच भी है। मैं खुद बोल रही हूँ कि ये बात सच है, इसमें क्या गलत है। और दूसरी बात ये कि हमने जो नीति और कोई भी जो योजनाएं बनाई उसमें क्या हिंदू मुस्लिम किया? सारी योजनाओं का लाभ तो मुस्लिम उठा रहे हैं। आप लोगों ने जो मुस्लिम और बरगलाने की और एपीसमेंट की राजनीति पश्चिम बंगाल में कर रखी है, उसका परिणाम आपको क्या मिल रहा है? 2 सीट। क्या मिल रहा है? जितनी आप बातें टीवी स्क्रीन पर आकर करते हैं, उतनी बात अगर आप लोगों ने ग्राउंड लेवल पे जाके की होती तो अच्छा होता। शर्म आनी चाहिए कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी मारा गया टीएमसी के साथ में मुठभेड़ में, क्योंकि बहुत दुखद है। और उस पर ना तो ये इनके राहुल गांधी ने कुछ कहा। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले जरूर ये कहा कि बंगाल की जो है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरा चरमराया हुआ है, और ये आके उल्टी बात कर रहे हैं। ये आके यहाँ पे उल्टी बातें कर रहे हैं। आपको दिखता नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पे पिछले इलेक्शन में 30 महिलाओं के साथ में जो है बलात्कार हुआ था, 120 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अभी तक 300 से ज्यादा आहुति जो है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की दी है। आप लोगों को यहाँ पे किसी तरीके का ये स्थिति दिखाई नहीं देती। आपको केवल ये दिखाई देता है कि कब किसका हाथ पकड़ना है, कब किसका हाथ छोड़ देना है। आप लोग चाहते क्या है कि पश्चिम बंगाल में अराजकता फैलती रहे, हिंसक राजनीति होती रहे, और यहाँ पे जो है जो मूक दर्शक होकर केंद्र सरकार देखती रहे और चुनाव आयोग देखता रहे। अभी आप लोगों ने तुरंत फैला दिया कि यहाँ पर जो है आगजनी हो रही है, ये हो रही है। मैं पूरा कोलकाता घूम के जा रही हूँ, कहीं नहीं। लोगों ने जश्न मनाया है। लोगों ने इस तरीके से कहा है कि पश्चिम बंगाल आजाद हो गया। ये भावना है लोगों की, जो कि नॉन पॉलिटिकल लोगों के मैसेजेस है। लोग खुश हैं कि पश्चिम बंगाल में ये अराजकता फैलाने वाली राजनीति जो इतने सालों से पश्चिम बंगाल इसका दंश झेलता आ रहा था, आज उससे पश्चिम बंगाल मुक्त हो गया। 15-15, 20-20 सालों से बंद पड़े मंदिर कल खोले गए, आज खोले गए सुबह। जी पूजा हुई। ठीक है माधवी जी, माधवी जी आपने अपनी बात को रखा, और ये जो पॉइंट आपने बाद में रखा कि अराजकता का मुद्दा तो कांग्रेस का भी मुद्दा था, और ये मैं भी कहता हूं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरे पैनल पर बहुत सारे कांग्रेस प्रवक्ता बैठे, कई कांग्रेस नेताओं से बात हुई, सबने ये उठाया। मतलब चुनाव के दौरान जब तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे तो उन्होंने भी माना कि अराजकता एक बड़ा मुद्दा है और सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है। जी प्रभात जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ लीजिए, क्योंकि दत्ता साहब का आपने नाम का जिक्र किया था, उन्हें शामिल करूंगा, लेकिन प्रभात जी पहले आप अपनी बात को बोलिए 10 सेकंड। मैं अपनी बहन को करेक्ट कर दूं कि मैं झूठ नहीं बोलता। वैसे बता दीजिए, ऐसे ऑडियो आ नहीं पाएगा, वैसे भी उधर से बहुत शोरगुल आ रहा है। वैसे बता दीजिए प्रभात जी, इसमें समय खराब होगा, आवाज नहीं आ रही। का बयान है। हाँ बोलिए ना, क्या है? शुभेंदु अधिकारी का बयान मैं सुनवाना चाह रहा हूं, जो हमारी भारतीय जनता बोल के बता दीजिए। महोदया नहीं सुन पाई थी। मैं बोल रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी का बयान है। हाँ बोलिए ना, क्या है? मैं तो सुनवा रहा हूँ। नहीं, वैसे ही बता दीजिए ना प्रभु। वैसे हमें वोट नहीं दिया, और ये अकेला शुभेंदु अधिकारी नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। शुभेंदु अधिकारी अकेले व्यक्ति में क्या बोला उन्होंने? कौन से बयान की बात कर रहे हैं? सुन तो लीजिए मैडम सुन तो लीजिए। अभी तो हमें ज्ञान दे रही थी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि शुभेंदु अधिकारी अकेले नेता थोड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में। हमने रामजादा, हरामजादा, कुत्ते का पिल्ला, क्या क्या नहीं सुना है। ये अकेले व्यक्ति नहीं है। आपने फ्लोर ऑफ द हाउस सुना, रमेश बिधूरी ने क्या कहा दानिश अली जी को? क्या कहा? जवाब दे पाएंगे? ये बोलिए, ये भी झूठ था। ये भी हमने प्रोपेगेंडा चला दिया कि फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर के एक सांसद दूसरे सांसद को आतंकवादी और क्या क्या बोल रहा है, वो शब्द मैं बोल नहीं पाऊंगा, वो भाषा बोली गई। उधर हिमंता बिस्वा शर्मा पॉइंट कहां जा रहा है प्रभात जी? पॉइंट कहां जा रहा है? पॉइंट कहां जा रहा है? पॉइंट कहां जा रहा है? इन्होंने झूठ कहा, इसलिए मैंने जवाब दे दिया। आप सुनिए क्या इसमें इन्होंने कहा कि 2 सीट। अब मैं इनसे थोड़े कहूंगा कि तमिलनाडु में आपकी एक ही सीट आई मैडम, केरला में आपके। अरे ऐसे बात करें तो अच्छा है ना। आप ये कह रहे हो वहां पर लूट हो गई, वहां पे इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया, अब आप तमिलनाडु की सीट से कंपेयर करने लग गए। अरे इन्होंने बोला कि आपको 2 ही सीट। अरे मैं यही कह रहा हूं, एक बातचीत में आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता। तमिलनाडु, मैंने तब कहा था ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू वाली बात आ जाती है।
वो बिल्कुल सही है, आप लोग भी बातचीत में आ तो जाते क्या हैं। ना मीठा मीठा गप गप की बात कर रहे हैं, तो क्या केरला के अंदर हिंदू नहीं रहते हैं? क्या केरला के हिंदुओं को हिंदू नहीं मानते हैं? ये बंगाल में जीत की अरे बात अब आप फिर वही ये बात तो है, भाषा है, हम वही तो बात कह रहे हैं जो आप मेरी ही बात को तो और पुरजोर कर रहे हैं कि वहां भी हिंदू है, यहाँ भी हिंदू सुनिए ना, है। अरे बॉस परवीन भाई, ये तो गलत बात हो रही है, ये तो गलत बात हो रही है। अरे आप नहीं देते रहे आपको मुझे। बैठाया तो है सारी सही बातें करने के लिए। अब दत्ता साहब को भी सुनिए, बड़ी देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। दत्ता साहब, नहीं, आपके आपने नाम बोला का इससे जिक्र क्या, किया, मुझे तरीका सही नहीं है ना। आपके नाम का जिक्र किया, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एजेंडा एक दिन का नहीं है, एक इलेक्शन का नहीं है, ये विपक्ष के पास में एक बहुत बड़ी चाबी है और इसका बड़ा असर भी होता है कार्यकर्ताओं को इग्नाइट करने के लिए, कार्यकर्ताओं में भरोसा जगाने के लिए कि नहीं, हमारा जनाधार बहुत बड़ा है लेकिन मामला गड़बड़ाता है इसमें, और हम संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम देश को बदलने से, ये एक बड़ा नैरेटिव है जिसको विपक्ष लेकर चल रहा है और धीरे धीरे ये असर डालेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है और मुझे खुशी होती है, और उसके लिए मैं थैंक यू भी कहता हूं जब को पैनलिस्ट मेरा नाम लेते हैं, चाहे मेरे बात से सहमति के चलते लेते हैं या फिर मेरे बातें चुभती है तो उसके चलते लेते हैं। दोनों सिचुएशन पे ही मैं उनको बधाई भी देता हूँ और राहुल अच्छा जी भी का नाम लगता लिया, आप एक है, शब्द नहीं बोल थैंक पाते। यू भी लेता हूँ, थैंक यू भी कहता हूँ। अरे प्रभात भाई, थोड़ा सा धीरज रखिए ना, नहीं तो रसगुल्ला दूंगा आपको और खीर भी, मणिपुर में रसगुल्ला खाया है आपने? अरे मणिपुर का अरे अरे, आप कैसे जानते हैं कि मैं सारे विषय मणिपुर पे का नहीं रसगुल्ला कहूंगा? आप कैसे जानते हैं कि सारे विषय पे नहीं कहूंगा? पहले सुनने मणिपुर पे का, जवाब दे दीजिएगा। पहले सुनने का धीरज रखिए और धैर्य रखिए, है ना? मेरे जुबान से बातों को मत छीनिए जब ना तक हमें मैं ना रसगुल्ला बोलूं। खिला रहा है ना, तो मणिपुर जब पर बोल तक के मैं जाइएगा। ना बोलूं तब तक मेरे जुबान से बातों को मत छीनिएगा, या तो फिर मैं कहूंगा कि आपके पास आइंस्टाइन से भी इतना ज्यादा बुद्धि है कि आप पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोलने वाला है। बोलिए थोड़ा बोलिए सा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। अब जरूर मैं बोलिए। आता हूं मणिपुर के मुद्दे पे ही। जन्म मेरा गुवाहाटी पे हुआ है, बचपन मेरा गुजरा है कलकत्ता, गुवाहाटी और शिलोंग पे, यानी कि पूर्वोत्तर भारत का बच्चा हूं मैं। वहां की प्रादेशिक भाषाओं भी जानता हूँ, सारे मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जानता हूँ। मणिपुर पे एक बार नहीं कई बार गया हूँ। मणिपुर पे चंदेल में, कांगपोंकी पे, फिर आपका थोईबाल पे, इम्फाल पे बीएसएफ की यूनिट है, गैरिसन है। उसके साथ साथ आपके सीआरपीएफ की गैरिसन है, और उसके साथ साथ आपका आसाम राइफल्स की गैरिसन है। एक गैरिसन में लगभग 2500 फौजी होते हैं। तो ये तो है। इसके साथ साथ मणिपुर पुलिस और इंडियन आर्मी की बैटेलियन के बारे में तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं। आपका ज्वाला 21 से लेके कितने सारे बैटेलियन है थोईबाल में और बाकी सारे जगहों पे। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मणिपुर पे लगभग 6.5 लाख के आसपास पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडियन आर्मी के जवान हैं। तो इसलिए ये कहना कि भारत सरकार मणिपुर को फिर भी लेकर बहनों को चिंतित नंगा नहीं है, घुमाया जाता है। ये सब की काम, भारत सरकार चिंतित नहीं है मणिपुर को लेके या फिर मणिपुर को छोड़ दिया है, ये बेबुनियाद है। अब बात आती है शुभेंदु भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ममता दीदी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मैं सुना हूं, शुभेंदु भाई का भी टिप्पणी सुना हूं। बंगाली हूं तो बांग्ला समझ में आता है। शुभेंदु भाई ने कल कहा है कि मुसलमानरा আমাকে ভোট দেয়নি, ব্যক্তিগত ভাবে আমি আহত, यानी कि व्यक्तिगत वे में मैं आहत हूं क्योंकि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया है। उन्होंने कतई ये नहीं कहा है कि मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा। यही पे होता है कि बयानों को तोड़ मोड़ के पेश करना। ममता दीदी ने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास नहीं है, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा है कि ये लोग तो गुंडा वाहिनी है। सोचिए, मतलब कि खाकी वर्दी पे जो लोग हैं उनको गुंडा वाहिनी कह रही है ममता दीदी। उसके साथ साथ कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर ममता दीदी के दलीलों को सटीक मानती तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता है कि चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया और जो कदम उठाया है बंगाल इलेक्शन को लेके वो सही है और सटीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि देयर इज कंप्लीट लॉलेसनेस इन बंगाल।
ईडी वाला मुद्दा को लेके, और सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिस तरह से वहां पे गई धमकाने ईडी दफ्तर पे, ये पहले बार हुआ है। और इतना पॉलिटिकली पोलराइज स्टेट भारत में दूसरा है नहीं। इसके साथ साथ जब काउंटिंग होना था उससे एक दिन पहले आपके अभिषेक मनु, आपके कपिल सिब्बल साहब दौड़ दौड़ के गए सुप्रीम कोर्ट पे कि स्टेट ऑफिसर्स का भी नियुक्ति होना चाहिए काउंटिंग सेंटर पे, और केंद्रीय सरकार के ऑफिसर्स की काउंटिंग सेंटर में कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसी को बरकरार रखा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने 15 मिनट के अंदर खारिज कर दिया ये दलील को। ये झूठ बोल रहे हैं के निजी क्षेत्र में है और निजी अधिकार टीवी चैनल पर बैठ करके झूठ बोल रहे भाई, ऐसे एक तरफा मत बुलवाइए। नहीं तो हम लोग मत बुलाएं। साथ साथ स्टेट ऑब्जर्वर दोनों रहेंगे और दोनों ही चुनाव आयोग के अधीन में हैं, समझे। और जिस समय मैं झूठ नहीं बोलता हूँ आपकी तरह प्रभात भाई, आपकी तरह झूठ नहीं बोलता हूँ, इसकी तरह झूठ नहीं बोलता हूँ। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। जब हियरिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसी दौरान मैं टीवी चैनल पे लाइव कर रहा था, उसी विषय पे मैं लाइव कर रहा था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑरल ऑब्जर्वेशन और रिटन ऑब्जर्वेशन दोनों मेरे पास है। मुझे आपकी तरह बीच में टांगरानी की भी आदत नहीं है, और ना ही मुझे आपकी तरह झूठ बोलने की आदत है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप फैक्ट्री पे यकीन नहीं करता हूँ। जो एआईसीसी से जो जनरेटेड व्हाट्सएप फैक्ट्री होता है ना, होता है, उस पे मैं यकीन नहीं करता हूँ। ना ही मुझे झूठ बोलने की आदत होती है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे एक मिनट रुकिएगा जिसके चलते झूठ बोलने की जरूरत। ठीक है डॉक्टर दत्ता, एक मिनट रुकिएगा। डेटा पे खोखले होते हैं, जिनके पास कोई बुनियादी आधार नहीं होता है, वो ही लोग झूठ बोलते हैं। आपकी तरह व्यक्ति को मशहूर झूठ बोलने के लिए सारे चैनलों पे। और जब आपने दलीलों को डॉक्टर दत्ता एक मिनट, डॉक्टर दत्ता एक मिनट, मातम मनाते हैं रुदाली की तरह। ठीक है डॉक्टर दत्ता एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए डॉक्टर दत्ता, एक मिनट रुकिए, एक मिनट आपकी तरह एक मिनट रुकिए डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता एक मिनट, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता प्लीज, डॉक्टर दत्ता प्लीज। प्रभात जी पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर पॉइंट क्या है प्रभात जी? पॉइंट क्या है प्रभात जी? पॉइंट बताइए ना, पॉइंट क्या आपका, क्या पॉइंट था? अरे प्रभात जी क्या, प्रभात जी थोड़ा पानी पीजिए, दिमाग ठंडा करिए। ये चर्चा का तरीका है आपका प्रभात जी, ये चर्चा का तरीका है आपका, इसको बदतमीजी कहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं पॉइंट दी। रुकिए डॉक्टर दत्ता एक मिनट, प्रभात जी शांत रहिए, एक मिनट। आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं और 26 साल से चिल्ला रहा हूं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, बदतमीजी करते हैं आप। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। पॉइंट क्या है आपका सुप्रीम कोर्ट पे, वो बोलिए, पॉइंट बोलिए। इन्होंने कहा, कपिल सिब्बल ने कहा कि सेंट्रल फोर्सेज है, स्टेट फोर्सेज भी लगानी चाहिए। नहीं, ऑलरेडी रूल बुक में है इलेक्शन कमीशन के, सेंट्रल और स्टेट फोर्स रहेगी। देखिए बोलने नहीं दे रहा, देख रहे हैं परवीन भाई, फिर मैं इस आदमी को बोलने नहीं दूंगा, या आप मेरी आवाज बंद करेंगे। फिर मैं इस आदमी को बोलने नहीं दूंगा, इस और झूठे आदमी को। मतदान ये आदमी सिर्फ झूठ बोल देगा, मसीह बनता है। चलिए एक बात तो साफ है, इस्लाम साहब बोलना भी चाह रहे, मैं आना भी आपके पास चाह रहा था कि बंगाल के हालात ऐसे थे कि एक मिनट डॉक्टर दत्ता आप रुक जाइए, डॉक्टर दत्ता आप भी रुकिए, डॉक्टर दत्ता रुकिए, डॉक्टर दत्ता रुकिए, डॉक्टर दत्ता रुकिए। इस्लाम साहब, बंगाल के हालात तो ये थे कि वहां पर सुरक्षा बलों को लगाना आवश्यक था, ये कांग्रेस भी मानती थी, बीजेपी भी मानती थी। इस्लाम साहब, प्रवीण भाई मैं आऊंगा डॉक्टर दत्ता, एक मिनट रोकते हैं इसको। यही से अपनी बात को पहले क्लियर कर दूं, इनके फीडर डाउन कीजिए, तब मैं अपनी बात को क्लियर करूं। बस ठीक है। मैंने सिर्फ इतना कहा था, सुनिए पहले, सुनने का मादा रखिए पहले।
समझे? मादा मेरे अंदर मादा रखिए, सुनने का क्षमता रखिए। सुनते नहीं है इसलिए कुतर्क करते हैं, हमारा मादा वजन करने की सुनते नहीं है सोचना भी इसलिए मत। कुतर्क करते हैं। प्रवीण भाई, मैंने कहा कि कपिल सिब्बल साहब ने कहा था कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जर्वर काउंटिंग केंद्र के अंदर नहीं होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ऑब्जर्वर भी काउंटिंग केंद्र के अंदर होनी चाहिए। उन्होंने इलेक्शन और कमीशन के रूल बुक को कोट ऑनरेबल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे कहा आदमी। था कि ये ये चुनाव रूल आयोग बुक के को कोट कर रहे थे कपिल सिब्बल वहां निजी पर। अधिकार में है कि किसको रखे। गॉट इट सर, गॉट इट। मैं आप लोगों का एक अलग से आपसे एक घंटे बात कर लूंगा, इस पे दोनों के पॉइंट ले लूंगा, पॉडकास्ट कर लूंगा अलग से। अरे रुक जाइए एक मिनट। अरे इस्लाम साहब आपके मित्र ही हैं, प्रभात जी अब तो मित्र ही है इस्लाम साहब, अब बोलने दीजिए उनको, वो भी बोलना चाह रहे हैं बड़ी देर से। ये फिर बदल के बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं रूल बुक में है इलेक्शन कमीशन के। अरे इस्लाम साहब को भी सुन लीजिए, बोलिए इस्लाम साहब बोलिए। एक लाइन देखिए, दत्ता साहब ने बहुत सारी बातें कही सुप्रीम कोर्ट को लेकर और काउंटिंग ऑब्जर्वर को लेकर, स्टेट और केंद्र के ऑब्जर्वर को लेकर। जब बहसें हुई कोर्ट में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आए। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बात कही, मैं उस ऑर्डर को पढ़ के सुना रहा हूं, सुन लीजिए। दिस इज येट अनदर फैलेसी that is those belonging to state government services have a different allegiance। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पे भरोसा नहीं जताया, एक इशारा किया कि इनका एक डिफरेंट एलिजियंस है। लेकिन जब आप पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में आएंगे, रूल में आएंगे, तो वहां पर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक अनुच्छेद नहीं है कि सिर्फ निर्वाचन आयोग सेंट्रल के ऑब्जर्वर को ही अपॉइंट कर सकता है काउंटिंग के अंदर, वो स्टेट ऑब्जर्वर को भी कर सकता है। लेकिन माननीय जस्टिस नरसिम्हा जी ने ये कोट किया कि उसे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है पूरे एलिजियंस नजर नहीं आते। ये कहीं ना कहीं बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के मुंह में तमाचा मारा उन्होंने। जी डॉक्टर दत्ता, अब आपका कमेंट। और नहीं खाकी पर एक शब्द और, खाकी पर ये बोल रहे थे। जब आपने देखा प्रवीण भाई, पंजाब की पुलिस दिल्ली में तेजेंद्र बग्गा को अरेस्ट करके ले जा रही थी, तो खाकी ने ही खाकी को से लूट लिया। खाकी हरियाणा में खाकी ने ही खाकी को लूट लिया। ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, इनको पता कुछ है नहीं, आकर के सिर्फ बोल रहा है। अरे एक मिनट रुक जाइए ना, बस बोलिए डॉक्टर दत्ता। प्रभात भाई, रसगुल्ला भेजूं आपके लिए या संदेश भेजूं? अब मैं बोलूंगा तो फिर मिर्ची लगेगी। आपको पता है मैं रसगुल्ला कैसा खाता हूं? अरे सुन, कितनी बढ़िया बात है कि इस्लाम साहब कानून के जानकार हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने कितने बढ़िया से एक पॉइंट रखा है और मैं भी दिलचस्पी से वैसे ही आगे बढ़िए ना, वैसे ही आगे बढ़िए। मैं आप इन्हीं के बात पे आ जाता हूं। ऑन April 13 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्टेड for at least one observer or assistant of each counting or assistant in each counting table to be a central observer or a central PSU. On 30th April, the Calcutta High Court upheld the EC circular. Today, the senior advocate Kapil Sibbal pointed out delays in communication. Honorable Supreme Court ने issue किया ये कहते हुए कि the Honorable Supreme Court agrees to the viewpoint given by the Calcutta High Court और उस ऑब्जर्वेशन को बरकरार रखा। मैंने शुरू में कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में है कि स्टेट जो ऑफिशियल्स है स्टेट गवर्नमेंट के और केंद्रीय सरकार के ऑफिशियल्स दोनों को रखे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात माना, कलकत्ता हाई कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात की पुष्टि की, ये कहते हुए कि चुनाव आयोग गार्जियन है स्टेट जो स्टेट ऑफिशियल्स है स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल ऑफिशियल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो इसलिए चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है वो अपने हिसाब से कहां पे किनकी नियुक्ति करनी है या फिर दोनों। मैं समझ गया आपकी बात है कि इसको इस चर्चा को हमने इसलिए थोड़ा सा इस बिंदु पर रखा। इस्लाम साहब भी है, उन्होंने प्रवीण भाई बात पूरी नहीं हुई, प्रभात जी एक मिनट रुकिए तो सही, प्रवीण भाई फिर खेल किया। अरे रुकिए, खेल साहब वो खेल हो गया जो होना था, रुकिए तो सही आप अभी। अरे मेरी एक बात तो सुन लीजिए प्रभात भाई, एक बात तो सुन लो प्रभात भाई, एक बात तो सुन लो। एक अरे आप भी बोल लेना, एक बात तो सुन लो मेरी, क्या कहना चाह रहा हूँ, एक लाइन तो सुन लो, सुन तो लो एक बात क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रभात भाई एक बात तो सुन लो मेरी,
इस्लाम साहब ने जब शुरुआत हुई थी चर्चा की, तब सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरीके से, क्योंकि वो खुद वकील हैं, वो कानून के जानकार हैं और कानून की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भी एक प्रश्न चिन्ह उन्होंने शुरुआत में लगाया। बाद में जब चर्चा आगे बढ़ी तो हमने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, क्या कहा जाता है, किस तरीके से नेता वहां अपनी बात रखने के लिए जा सकते हैं और कैसे वहां से कही गई बात कितनी महत्व की होती है, इन चीज़ों को समझा। यही है लोकतंत्र की खूबसूरती। यानी हमारे देश में राजनीतिक रूप से किसी संवैधानिक संस्था पर आप कोई प्रश्न चिन्ह उठाएं, लेकिन एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था का एक सम्मान है और राजनीति में ये होता है, हमेशा से होता आया है। मुझे उस दौर की पत्रकारिता भी याद है जब सीबीआई को तोता कहा जाता था। आज ईडी और अन्य एजेंसीज पर जो सवाल उठाए जाते हैं, उस दौर की पत्रकारिता भी देख रहा हूं। जनता के बीच में, आज के युवाओं के बीच में, बच्चों के मन में ऐसी बहुत सी चीजें जाती हैं जो राजनीति के स्तर से ऊपर, बहुत ऊपर की चीजें हैं, यानी राजनीति से उनका कोई वास्ता नहीं। दे सकते हैं आप? अब आप लीजिए। सिर्फ 10 सेकंड मांग रहा हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम सही को सही और गलत को गलत कह सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह वर्डिक्ट दिया गया, अभी जिसका जिक्र कर रहे थे टीएमसी के नेता, कि 27 लाख लोग जिसको तार्किक विसंगति के आधार पर ब्रेक किया गया चुनाव में वोट डालने से, तो उस पर कहा गया कि ये क्या हुआ, अगली बार वोट दे लेंगे। परवीन भाई, ये कोई मजाक है क्या? ये मजाक है क्या? और फिर आप कहेंगे कि प्रभात जी आप तो सर्वोच्च न्यायालय पर कर रहे हैं टिप्पणी। अरे भाई, करनी पड़ेगी। जब सर्वोच्च न्यायालय के 4 जज टीवी पर बैठ करके उसी न्यायालय के खिलाफ में वक्तव्य दे रहे थे, तब तो आपने नहीं कहा कि ये गलत है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो चारों जज। क्या आप नहीं मानते कि सुप्रीम कोर्ट के जज पढ़े लिखे होते हैं? 4 जज इस देश ने देखा है सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठ करके, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही बोल रहे थे, तब तो आपने नहीं कहा ये बात। ठीक है प्रभात जी, हो गया, 1 मिनट का समय हो गया करीब। आपने 10 सेकंड कहे थे, 1 मिनट का समय हो गया और आपने अपनी बात रखी, सबने सुनी है, आपका विचार जा रहा है। ये भी एक लोकतंत्र का मंच है, आपका विचार जा रहा है, लोग उस पर तय करेंगे। माधवी जी, अभी पूरी चर्चा को आपने सुना, मैं आपके पास ऐसा एक लब्बो लुबाब लेकर आता हूं कि अभी पूरी बातचीत जो हुई है उसमें भरोसा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपकी ताकत बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। केंद्र में हो, अलग अलग राज्यों में आपकी सत्ता आती चली जा रही है, उसका जश्न भी मन रहा है, लेकिन लोगों का भरोसा भी बरकरार रखना पड़ेगा। विपक्ष भी सत्ता पक्ष का ही हिस्सा होता है, जनता की आवाज होता है। अगर वो बार बार सेंट्रल एजेंसी के कथित बेजा इस्तेमाल का मुद्दा उठाते हैं, संवैधानिक संस्था, तो इसके लिए भरोसा जगाने का काम आपको करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? देखिए प्रवीर जी, मैं सुन रही थी, बात ऐसी है कि संविधान तो ये कहते हैं, लेकिन संविधान, जो भरोसे की बात आपने कही कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, इस तरीके से बात कहकर राहुल गांधी ने पूरे देश में प्रचार किया, हाथ में वो संविधान की किताब लेकर घूमते हुए नजर आए। लेकिन क्या देश की जनता ने उन पर विश्वास किया? क्या आप लोगों ने जो भी नैरेटिव चलाया है, वो पूरे देश ने नकारा है उसको। यही कारण है कि आज बंगाल के अंदर में भी आपकी स्थिति ऐसी है। दूसरी बात ये कि जिन चीजों को ये कोट कर रहे हैं, आज इनको ये चुनाव हारने पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। ममता बनर्जी ने तो ये भी एलिगेशंस लगाई कि मुझे लातों से मारा है। जरा सोचने वाली बात है, इससे वो अपना ही मजाक उड़वा रही है। आज जो 3 बार चुनाव जीतते आ रही हैं, और दूसरे राज्यों की भी आप अभी बता रहे थे, एग्जांपल्स दे रहे थे कि दूसरे राज्यों में जीत गए, या दूसरे राज्यों में क्यों नहीं वहां पे इस तरीके से इन लोगों ने अपना मशीनरी पूरी लगाई। तो भाई, मैं बार बार एक ही चीज कहती हूँ, भाजपा की प्रवक्ता होने के नाते, मैं चुनाव आयोग की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पश्चिम बंगाल में खूनी राजनीति का इतिहास रहा है, इसीलिए यहाँ जरूरी था कि केंद्र बल को यहाँ पर जो है रखा जाए, ताकि केंद्र बल जो है अपना काम कर सके। और जिस तरीके की हिंसा बंगाल ने देखी है, बरसों से देखी है, एक दिन की बात नहीं है, 15 साल के शासन में सबसे ज्यादा देखी है। पिछले साल 21 के इलेक्शन के बाद में 30 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। तो क्या ये तमाशाबीन होकर लोग देखते रहे? परवीन भाई, अभी जब इन्होंने शुरुआत की तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी मारा गया, जिसपे आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। आपके जो दिक्कत क्या ना, आप सुनती तो हो नहीं। आपको ये बोल रहे हैं कि बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर जो है चरमराया हुआ है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप जो है यहाँ पर आके परवीन जी मुझे बोलने दीजिएगा। आप ही तो बोल रहे हैं, को भी तो सुन लीजिए ना। परवीन जी इन्होंने कहा कि हमें संविधान का मुद्दा नहीं है ना। आप लोगों ने तो ये भी कहा, लल्लू सिंह हमारा नेता है, सरकार बनाने जा रहे हैं।
किसके नेता? आप लोगों ने ये भी कहा था। अरे आप लोगों माधवी का जी, ओवर लल्लू सिंह कॉन्फिडेंस किसके जो नेता है है? वो तो देखने के लिए देखते ही बनता है कि किस तरीके से ओवर अरे कॉन्फिडेंस। लल्लू सिंह किसके नेता है ये बोल के ये जाइए। बताइए कि ले- आप अपने आप जो हार गए राहुल अयोध्या से, लल्लू या फिर सिंह आप किस अपने पार्टी के क्या नेता? टीएमसी के साथ हैं, आप ये बता दीजिए। राहुल गांधी तो कह चुके अरे बताने को तैयार ही नहीं है ये। लल्लू सिंह किसके नेता है माधवी जी? बोल रहे हैं, नाम आप सुना है? किस नैरेटिव को सेट कर रहे हैं? आप किस अरे नाम सुना है लल्लू सिंह का? राहुल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व सांसद हैं। उन्होंने कहा 400 पार करके लाओ संविधान बदल देंगे। आपकी आदत है। आपके नेता बोल रहे हैं हमारे ऊपर थोप रही हो। चिल्लाते हैं। मैंने बार बार कहा कि कांग्रेस अगर इतना चिल्लाती है, अगर यहाँ पर मुद्दों पर आके चिल्लाती ना जमीनी स्तर पे, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। अरे लल्लू सिंह किसका नेता है ना पूछूं आपसे? आपको लल्लू पता है सिंह लल्लू सिंह लल्लू सिंह तुम झूठे हो, तुम झूठे। अरे आप इतने बड़े, पूछे लल्लू सिंह कौन है? मैं देखो प्रभात जी एक बात जानता हूं, आप बहुत पढ़ाई लिखाई करके बड़ी, जब भी बैठते हो आप आनंद आता है, लेकिन आज पूरी चर्चा में लल्लू सिंह लल्लू सिंह लल्लू सिंह, तुम झूठे हो तुम झूठे हो तुम झूठे हो, मुझे बोलने दो मुझे बोलने दो, 3-4 अरे चीजें भाई डोमिनेट साहब, है। ये कह रही है कि आपके जैसे ज्ञानी आदमी का ज्ञान बर्बाद जा रहा है, समय बर्बाद जा रहा है। अरे पॉइंट्स पर बात अरविंद भाई, करिए ना। लल्लू सिंह का स्टेटमेंट है ये। अरे हो गया, आप बोल चुके हैं संविधान बदलेंगे हम। इसी डिबेट में 4-5 बार बोल चुके हैं आप। पहली बात तो आप टीवी स्क्रीन पर बैठे हैं। तो ये भी तो दुआ है कि इनको बोलते रहो। अरे अभी बोलिए, वो तो बोलने का मौका ही नहीं मिला, बोलने का मौका ही नहीं मिला उनको। भाषा सही से बोलिए, आप अपनी भाषा पे थोड़ा ध्यान रखिए। आप जिस तरीके की भाषा बोलते हैं ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या क्या बोलते हैं आप टीवी स्क्रीन पर आकर? आपको दूसरों को अरे प्रधानमंत्री से अच्छी भाषा है माधवी जी मेरी। समझाने से क्या हो जाएगा? मुद्रा और मंगलसूत्र में नहीं बोलता, प्रधानमंत्री से अच्छी भाषा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं बोलता मैं। हमें भाषा पर ज्ञान मत दीजिए भाजपा के लोग। आप जिस तरीके से चिल्लाते हैं ना टीवी डिबेट, मुद्रा और मंगलसूत्र मैं नहीं बोलता, प्रधानमंत्री बोलते हैं देश के। हमें भाषा पर ज्ञान मत दीजिए भाजपा के प्रवक्ता महोदया। अजीब बात करते हैं आप अजीब अजीब क्या बात करते हैं? प्रधानमंत्री की भाषा है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। हमें भाषा का ज्ञान एक देंगे मिनट आप। अब रुक जाइए। देखिए यही तो समय, डॉक्टर दत्ता कुछ कहना चाह रहे थे इस सबके बीच में। डॉक्टर दत्ता, मैं ये जानना चाहता हूं कि आने वाले समय में बंगाल में सब अच्छा हो, जो एक सुनहरी तस्वीर दिखाई गई है वो सचमुच हो, और ख़ास तौर पर हिंसा जो है, जब भले ही इस्लाम साहब ने जो कहा, ऐसी खबरें उन्होंने कहा क्यों नहीं चला रहे आई नहीं। अब तो मैं देखता हूं, अभी चेक करवाता हूं, इस्लाम साहब से भी बात कर लेंगे कार्यक्रम के बाद। पर क्या अभी, और मैंने ये भी देखा कि कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा, ये बात भी कही गई बीजेपी के बड़े ने, लेकिन उत्साह होता है कार्यकर्ताओं का। बंगाल में आने वाले दिनों में ये थोड़ा सा यहां पे बैठ के भी टेंस माहौल फील होता है। मैं तो सबको अपील करूंगा कि शांति का माहौल बना के रखिए बंगाल में। बहुत जॉय बांग्ला हो गया है। हमें गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो, नजरुल के जो सोनार बांग्ला है, उस सोनार बांग्ला को स्थापित करना है। जॉय बांग्ला नहीं, माँ माटी मानुष नहीं, वो बांग्लादेश का स्लोगन है, वो जनता ने तिलांजलि कर दिया है। अब बात आती है कि उच्चतम न्यायालय पे भरोसा नहीं, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे भरोसा नहीं, केंद्रीय सरकार पे भरोसा नहीं है, तो तमाम विपक्ष को मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आपके पास एक ही कोर्ट बचता है, वो है जनता का कोर्ट, या तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहां पे जाइए, वहां पे जाके गुहार कीजिए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय पे तो भरोसा रहा नहीं है आप लोगों का। मैं ये भी जरूर कहूंगा कि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष का बाएं हाथ होता है, और इसलिए बाएं हाथ की तरह सम्मान के साथ लेके चलना चाहिए। पर बाएं हाथ सम्मान देने के लिए इच्छुक हो तब तो, या फिर बाएं हाथ अपनी गलतियों को सुधारे तब तो। इस्लाम साहब सब कुछ सही रहे, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा शांत रखें, बीजेपी के जश्न में भी थोड़ा सा कंट्रोल रहे, अच्छी तस्वीर रहे। मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में विपक्ष जाए, कर लेंगे इसके बाद। इस्लाम साहब को बोलने का मौका दीजिए। लो आप आपस में बात कर लो, मेरा टाइम वैसे ही निकल जाएगा भाई। अरे प्रभात भाई, प्रभात भाई, प्रभात भाई, कोर्ट ऑफ जस्टिस पे भी चाहिए, सारी जगहों पे लीजिए। इस्लाम साहब, मैं आपको सुन रहा हूँ, आपको सुन पा रहा हूँ। प्लीज मुझे बताएं कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से क्या अपील रही है आपके नेताओं की। इस्लाम साहब, विष्णुलोक पे भी चले जाइए, इस्लाम साहब पे जाइए, ये विपक्ष को ज्ञान दे रहे हैं। सब जगहों पे जाइए, और इस्लाम साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्लीज गो टू इंटरनेशनल लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर दत्ता, प्रभात कुमार जी, इस्लाम साहब, माधवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है जो अभी पैनल पर चल रहा था, इससे ज़्यादा जो है अभी बाहर चल रहा है। आपने देखा ममता बनर्जी कल से बिल्कुल नतीजों के बाद से ही किस तरह से गुस्से में है,
गुस्सा बहुत लाजमी सा भी है। 3 बार मुख्यमंत्री रही, उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हार होगी तो ऐसी हार होगी। हालांकि अब इसके बाद में SIR, EVM, चुनाव आयोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस, तमाम चीज़ों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। एक बात तो साफ है, ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव होता है और बीजेपी के लिए कोई पहली बार में जीत नहीं हो गई। पिछली बार भी बीजेपी चुनाव लड़ी थी, पिछली बार भी इस तरह की बातें होती थी, लेकिन चुनाव तृणमूल कांग्रेस ने जीता था और अच्छे बड़े भारी मार्जिन से जीता था। तो ये सारी बातें होती हैं। तमिलनाडु में भी हुआ चुनाव, केरल में भी हुआ। विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है ये सेंट्रल एजेंसीज़ वाला। आज से नहीं उठा रहे हैं, पहले से उठा रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में वो पूरा ध्यान लगा रहता है। उन्हें पता है कि वोट कहाँ से कितना पड़ा है। जैसे बीजेपी काम कर रही थी, ऐसे TMC भी काम कर रही थी। खैर, आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते रहें। अब मैं जानता हूँ कि बहुत सारे कार्यकर्ता भी होते हैं, सिंपैथाइजर्स भी होते हैं अलग अलग पार्टी के, वो अपनी प्रतिक्रियाएं रखते हैं। कुल मिलाकर चुनाव जो होता है लोकतंत्र का एक बड़ा उत्सव होता है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। इसी बात के साथ बात इंडिया की में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।